हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन को जारी रख रहे होंगे घर पे रहते हुए ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। हमारा जो टॉपिक यहाँ चल रहा था वो था आपका सॉल्यूशन, और आज उसी टॉपिक को अपनी आगे बढ़ाएंगे। अभी तक जो हमने कंप्लीट कर चुके हैं हम जो टॉपिक, उनके अंदर हमने सांद्रता की इकाइयां या विलियन से हमने स्टार्ट किया था। विलियन, इसके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, ये सभी टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा हमने जो किया था ठोसों की द्रवों में विलेयता और अभी लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था आपका गैस की द्रवों में विलेयता। ये टॉपिक अपना चल रहा था। और यदि आप में से किसी स्टूडेंट ने लाइव क्लासेस के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट नहीं किए हैं तो वह रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स हैं उनसे इन टॉपिक को पहले अध्ययन करें और फिर इस टॉपिक पे आप पहुंचे और इसका अध्ययन आप करें। इसके लिए मैंने कल आपको बताया था कि गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले जो कारक थे उनको अपने पढ़ रहे थे। तो उनके अंदर जो अपना टॉपिक चल रहा था, यस गुड मॉर्निंग, उनके अंदर जो टॉपिक अपना चल रहा था उसके अंदर हमारा जो रह रहा था वह था आपका दाब का प्रभाव। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक अपने पढ़ रहे थे। प्रभावित करने वाले कारक अपने पढ़ रहे थे कल, और उसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और आज अपने करने जा रहे हैं दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव या इसे ही हेनरी लॉ या हेनरी का नियम भी कह देते हैं। ये वाली चीज आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहती है। बहुत सी बार इस पे टिप्पणी पूछ ली जाती है, अदरवाइज इसको ऐसे न्यूमेरिकल इसको पूछा जाता है। तो देखिए इसके अंदर होता क्या है कि गैसों की जो द्रवों के अंदर विलेयता है उसके अंदर दाब का बहुत अधिक प्रभाव रहता है। दाब का प्रभाव पड़ता है। किस कारण पड़ेगा? पहले हमने ठोसों की द्रवों में विलेयता की थी और वहां मैंने कहा था कि ठोस जो है वो असंपीड्य होते हैं। असंपीड्यता का मतलब होता है कि वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। यहाँ जो गैस है, ये गैस क्या होता है? संपीड्य हो सकती है, कंप्रेस हो सकती है। ये कंप्रेस्ड होने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर इनके जो अणु होते हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। इसके ऊपर यदि अपने प्रेशर डालेंगे तो ये जो इनके इंट्रामोलिक्यूलर जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसके कारण यहां जो है दाब का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? जो गैसों की द्रवों में विलेयता है उसमें दाब का आपका प्रभाव रहता है। तो इसके अंदर आप देखिए क्या रहता है, ये संपीड्य होने के कारण इनके अंदर क्या होता है? दाब का प्रभाव होता है, और संपीड्यता के कारण इनकी जो विलेयता है वो क्या हो जाती है? दाब बढ़ाने पर विलेयता भी बढ़ती है, इंक्रीज हो जाती है।
तो इस प्रभाव को सर्वप्रथम जिस वैज्ञानिक ने बताया उसका नाम हेनरी था, और इसीलिए इसको हेनरी के नियम के नाम से भी अपने जानते हैं। और उन्होंने ये सबसे पहले बताया कि यदि किसी विलयन के अंदर स्थिर ताप पर किसी द्रव विलायक की निर्धारित जो आयतन पर अवशोषण गुणांक है या अवशोषित जो गैस की मात्रा है, अवशोषित गैस की मात्रा, जिसको अपने यदि गैस की मात्रा अपने यदि ले लें, इसको m ले लेते हैं, तो साम्यावस्था पर साम्यावस्था का मतलब हो गया इक्विब्रिलियम जो स्टेट है, उस पर विलियन द्वारा लगाया गया जो दाब है, विलियन द्वारा लगाए गए दाब P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती होती हैं। अर्थात मेरे कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि जो स्थिर ताप पर यदि जो कोई भी द्रव विलयन है उसका आयतन का अवशोषण गुणांक क्या हो, निश्चित आयतन के अंदर जो अवशोषित गैस की मात्रा यदि m हो, तो साम्यावस्था पे जो दाब लगाया जाएगा वो उसके क्या होगा, समानुपाती होगा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि m समानुपाती P होगा, या अपने यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू के पी। के यहाँ पे जो है वो आपका क्या है, समानुपातिक नियतांक या स्थिरांक है, नियतांक या स्थिरांक होता है। फिर अपने बात करते हैं, यदि किसी जो द्रव है विलायक में विलय होने वाली जो गैसेज हैं उनके अंदर एक से अधिक यदि गैसें उसके अंदर मिली हुई हैं, तो उस चीज को बताने के लिए हम जो काम में लेंगे वो लेंगे मोल भिन्न। यदि क्या हो, विलायक में या विलयन में आपने कह दें एक से अधिक गैसें हों, एक से अधिक जो गैसेज हैं वो घुली हों, तो हम जो इसका अनुपात है वो किससे निकालेंगे, मोल भिन्न के रूप में निकालते हैं। तो वहां अपने क्या कहेंगे कि होने वाला जो अवशोषण की जाने वाली जो गैसें एक से अधिक है, तो विलयन की मोल भिन्न दाब क्या होगी, मोल भिन्न दाब के समानुपाती होगी, दाब के समानुपाती, वह दाब के समानुपाती होती है। अर्थात मोल भिन्न x समानुपाती P होगी। यहाँ पे x जो है वो क्या है, आपकी मोल भिन्न है, और इसके लिए यदि अपने गुणांक ज्ञात करते हैं तो वो क्या आता है, x इजकल टू के एच ई। इसे यहां हम समानुपाती नियतांक या हेनरी स्थिरांक के नाम से भी जानते हैं, हेनरी स्थिरांक। तो यहां पहली जो इक्वेशन थी जिनके अंदर जो अधिशोषित गैस की मात्रा m समानुपाती थी किसके, P के, और दूसरा जो है मोल भिन्न जो है x है वो किसके समानुपाती है, P के समानुपाती है। यहाँ दोनों तरफ, एक तरफ के समानुपातिक नियतांक आया है और एक तरफ क्या आता है, के एच आता है। ये दोनों जो स्थिरांक है के और के एच, ये आपस के अंदर जो एक दूसरे से के एच इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। अर्थात इन दोनों में कैसा संबंध होता है, के एच, ये वाला जो स्थिरांक है 1/के हमको ज्ञात होता है। यदि इसकी वैल्यू यहां जो है इसकी वैल्यू को रख दिया जाए तो क्या बन जाएगा, P। तो यहाँ पे आपको जो के एच की वैल्यू यहाँ पे
1/k रखने पे x इज इक्वल टू p/k बन जाएगा, या अपने इसको क्या कह सकते हैं, p इज इक्वल टू k इंटू एक्स होगी। ये वाली वैल्यू आपके लिए निकल जाती है। फिर आप देखिए इसका जो हेनरी लॉ है उसकी कुछ सीमाएं हैं, उसको अपने पढ़ लेते हैं। हेनरी नीयतांक की कुछ सीमाएं, वो आपके हैं हेनरी नियम की सीमाएं, या आपने कहे लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो यहाँ पे देखें, इसके अंदर सबसे हेनरी नियम आपको ये ध्यान रखना है तभी लागू होगा यदि, सबसे पहली बात है कि जब दाब जो है, किसी भी गैस का दाब है बहुत अधिक नहीं हो, बहुत अधिक न हो। दूसरी बात आती है कि तापमान जो है वो बहुत कम नहीं हो, ये कंडीशन है, तापमान बहुत कम न हो, बहुत कम न हो। तीसरी जो बात आती है वह आती है कि गैस के अणुओं के अंदर, गैस के जो अणु हैं उनमें संयोजन की प्रवृत्ति न हो, संयोजन न हो और न ही क्या हो, संयोजन व वियोजन आप लिख ली, वियोजन ना हो। अर्थात जो गैस के अणु है ना तो वो संघनित हों एक दूसरे के साथ, ना तो जुड़े, ना ही वो एक अणु अधिक अणुओं के अंदर टूटे, ऐसा दोनों कंडीशन आपको नहीं होनी चाहिए। चौथी जो इसकी कंडीशन होती है वह क्या होता है कि विलयन अत्यधिक तनु ना हो। ये जो है विलयन कैसा होना चाहिए, तनु विलयन होना चाहिए। तनु का मतलब होता है डाइल्यूट, बेटा डाइल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। ये चार कंडीशन है, जब दाब बहुत अधिक ना हो, तापमान बहुत कम नहीं हो, और गैस के अणु ना तो संयोजन हो ना ही उनका वियोजन हो, और लास्ट वन बात रहती है कि विलयन अधिक तनु होना चाहिए। जितना अधिक तनु होगा, तनु का अर्थ ये होता है कि जिसके अंदर विलय की मात्रा कम हो और विलायक की मात्रा अधिक होगी। ये नियम तभी लागू होता है। फिर आती है इसकी मेरिट्स ऑफ हेनरी लॉ, या हेनरी नियम के अनुप्रयोग के अनुप्रयोग, या अपने कह दे लाभ भी इनको कह सकते हैं, कि ये जो नियम हमने पढ़ा है उसका फायदा हमें क्या होने वाला है। तो इसके लिए देखें, अपने जितनी भी शीतल पेय पदार्थ काम में लेते हैं, जिनको अपने शीतल पेय पदार्थ जो हैं उनके लिए ये बहुत लाभदायक है। शीतल पेय जो पदार्थ है, या अपने जिनको कह देते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, इन सभी के अंदर होता क्या है वास्तव में, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनके अंदर CO2 जो है, या अपने कह दे कि जो गैसेस हैं उनकी जो विलेयता को बढ़ाया जाता है। कैसे बढ़ाया जाता है, देखिए टेम्परेचर को डाउन किया जाता है और प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है। टेम्परेचर को कम करके और प्रेशर को बढ़ाकर इनकी विलेयता बढ़ा दी जाती है। दूसरी जो चीज आती है वो आती है आपकी गोताखोरों के लिए। गोताखोर जो होते हैं, किसी भी समुद्र के अंदर जब वो उतरते हैं, गहराई में जाने पर ऑक्सीजन जो प्रेशर बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ने की वजह से क्या होगा, उसके अंदर गैसों की जो विलेयता है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। और जैसे जैसे वो वापिस ऊपर आएंगे, वापिस ऊपर आने पर दाब की मान घटेगा, घटने की वजह से उनके जो
दबाव पड़े घटने की वजह से जो धमनियों के ऊपर दबाव का जो फर्क पड़ेगा, जिसके कारण हमारे जो शरीर के अंदर पेन होगा, उससे बचने के लिए जो गोताखोर होते हैं वो ऑक्सीजन का सिलेंडर जब नीचे की ओर जाते हैं तब अपने साथ लेके जाते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन, हीलियम, ये गैसें भी भरी रहती हैं, ताकि उनकी जो गैसों का आपस में जो एक्सचेंज होगी, उनके कारण जो हमारे बॉडी के अंदर दर्द होगा या पेन हमारे शरीर के अंदर होना है वो नहीं हो। तीसरी चीज अपने इसी तरह जो है पर्वतारोही जो होते हैं, पर्वतारोही जो होते हैं उनके साथ भी कुछ ऐसी ही घटना होती है। जैसे जैसे वो पहाड़ियों पे या पर्वतों पे चढ़ते हैं, उनकी वजह से क्या होती है कि रक्त के अंदर जो ब्लड के अंदर घुली हुई गैसेज हैं वो क्या होने लग जाती हैं, बाहर आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो नाक है उसमें से ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो करने लगता है, बहने लगता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो हमारी जो सोचने की क्षमता है उसमें भी क्या हो जाती है, कमी आने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी वहां ऑक्सीजन जो सिलेंडर है वो काम में लिया जाता है। फिर हमने दो तरह के विलयन हम यहाँ पढ़ लिए थे। तीसरे तरह का विलयन आप अपने पढ़ेंगे, द्रव की द्रव में विलेयता। थर्ड वन है द्रव की द्रव में विलेयता। द्रव की द्रव में विलेयता, लिक्विड इन लिक्विड, अर्थात यहाँ पे विलेय पदार्थ भी कौन होगा, द्रव होगा, और विलायक भी कौन होगा, द्रव होगा। दोनों ही द्रव होंगे, अर्थात विलेय और विलायक दोनों का काम कौन करेगा, द्रव करेगा। ठीक है, तो इसको यहां अपने बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। यदि दो जो द्रव हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं या जिनके अंदर आकर्षण होता है, तो वह क्या होंगे, आपस में आसानी से घुल जाएंगे, आसानी से घुलते हैं। जैसे जल प्लस दूध, जल प्लस अल्कोहल, ये आसानी से क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के अंदर घुल जाते हैं। दूसरी तरफ अपने कहें कि यदि दो द्रव जो हैं उनके अंदर आकर्षण कम हो या अपने कह ना हो, तो उनका आपस में क्या होता है, घुलना। ये घुलने की क्षमता भी क्या होगी, उनमें कम होती है, कम होती है। जैसे कोई भी अपने तेल ले लें, तेल का जल में जो मिश्रण है वह कैसा होगा आपका, दोनों जो है एक ही क्षमता रखने वाले नहीं होंगे, अर्थात इनकी प्रकृति कैसी होगी, अलग अलग होगी। इसी तरह कल मैंने बताया था कि जो ध्रुवीय लिक्विड होंगे वे ध्रुवीय लिक्विड में घुलना पसंद करेंगे, और अध्रुवीय जो होंगे वे अध्रुवीय विलायक में घुलना पसंद करते हैं। आसानी से वो इनके अंदर घुल सकते हैं। फिर जो अपनी बात आती है वह आती है आपका वाष्प दाब की बात आती है। उसके अंदर अपने देख लेते हैं कि वाष्प दाब होता क्या है। देखिए, इस चीज को समझने के लिए मैं आपको
द्रव द्रव की जो विलेयता अभी हमने पढ़ी है, द्रव द्रव विलेयता भी इसको बोल देते हैं। उसी टॉपिक को अपने आगे बढ़ाते हैं कि यहाँ जो है आपका कोई भी वाष्पशील द्रव जो है, वाष्पशील द्रव जो पदार्थ है या द्रव जो विलयन है उसके बारे में अपने यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि जब भी कोई द्रव पदार्थ है उसको खुले पात्र के अंदर रखा जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई खुला पात्र है, इसके अंदर मैंने कोई भी द्रव भरा हुआ है, कोई भी द्रव मैंने यहाँ पे भरा हुआ है। इसके अंदर जो अधिक ऊर्जा वाले कण होंगे वह क्या होंगे, इसमें से धीरे धीरे करके ऊष्मा पाकर कहाँ चले जाएंगे, द्रव से गैस अवस्था के अंदर चले जाएंगे। अर्थात वे उच्च ऊर्जा वाले जो कण होंगे द्रव से कौन सी अवस्था में चले जाएंगे, जलवाष्प के अंदर। ये वाली जो द्रव से जलवाष्प या जल से जलवाष्प जो बनने की प्रक्रिया है वह आपकी कहलाती है वाष्पन। अर्थात जल का जलवाष्प में बदलना क्या कहलाएगा, आपका वाष्पन कहलाता है। और यदि मैं इसी पात्र को, खुले पात्र को किसी भी सतह से ढक दूं, ढकने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पे जो जल की बूंदियां आएंगी वो धीरे धीरे तापमान जैसे जैसे कम होगा तो ये वापस कहाँ चली जाएंगी, अपने विलयन के अंदर चली जाएंगी। तो वहां जब जलवाष्प जो है को ठंडा किया जाता है तो पुनः ये किस में बदल जाता है, द्रव अवस्था के अंदर पुनः आ जाता है। अर्थात वाष्पन की विपरीत जो प्रक्रिया है उसको अपने क्या कहेंगे, संघनन। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन के नाम से इसको जाना जाता है। तो एक अवस्था ऐसी आती है कि ये दोनों जो प्रक्रियाएं हैं वो साम्यावस्था के अंदर हो जाती हैं। अर्थात मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं कि द्रव जब जलवाष्प के साथ साम्यावस्था में आ जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब ही क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब या इसको अपने कह देते हैं वेपर प्रेशर। वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाता है। कौन सी कंडीशन के अंदर, जब जल व जलवाष्प दोनों क्या हो, साम्य अवस्था के अंदर हो। तो ऐसी अवस्था के अंदर जब जो वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब ही क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। इसको परिभाषा रूप के अंदर हम लिख सकते हैं कि किसी निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर साम्यावस्था में द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा डाला गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। डाला गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। और वाष्प दाब को अपने बोरोमीटर के द्वारा, वाष्प दाब को बोरोमीटर के द्वारा
मापा जाता है। वाष्प दाब को बोरोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। फिर जो बात आती है आपकी वह क्या रहती है कि ठोस पदार्थ का द्रव विलयन तथा वाष्प दाब। इसको अपने और आज कंप्लीट कर लेते हैं। ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन। ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन व उसका वाष्प दाब वह उनका वाष्प दाब। यहां पे इस बात को समझिए कि ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन होगा तो विलय कौन होगा? ठोस होगा। और विलायक कौन होगा? द्रव होगा। और उनके वाष्प दाब की अपने यहाँ पे बात करेंगे। जब कोई भी ठोस पदार्थ विलायक में घोला जाता है तो विलयन के जो भौतिक गुण हैं उनके अंदर क्या होता है, जो सामान्य गुण होते हैं उनसे ये क्या होते हैं, भिन्न होंगे। तो देखिए यहां पे यदि अपने लें, एक पात्र के अंदर मैंने लिया शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक जिसको अपने कह रहे हैं प्योर सॉल्वेंट। यहां मान लीजिए ये आपका प्योर सॉल्वेंट के सब्सटेंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये पूरे के अंदर भरे हुए नीचे। और दूसरी तरफ अपने लिया है विलयन। विलयन के अंदर ये कैसा विलयन है? ठोस का द्रव के अंदर विलयन है। तो यहाँ पे शुद्ध जो विलायक होगा उसमें कोई भी अशुद्धि या विलेय पदार्थ नहीं होगा। इसके अंदर विलेय नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? शुद्ध विलायक है। और इसके अंदर क्या होगा? विलेय और विलायक दोनों होंगे क्योंकि ये क्या है? विलयन है। ये क्या है? विलयन है। तो यहां मैं जिनको रेड यहां पे कर रहा हूं ये क्या है? विलेय के अणु हैं। ये क्या है? विलेय के अणु हैं यहाँ पे। अब आप मुझे एक बात बताएं कि यहां जब इनका संघनन या वाष्पन होगा और एक तरफ यहां संघनन और वाष्पन होगा तो यहां अपने देखते हैं कि ये जो इनका संघनन या वाष्पन होगा किसका? जो शुद्ध विलायक है उसका। और या अपने कहें यहां जो ये रेड कलर के मैंने दिखाए हैं ये क्या हैं? ठोस पार्टिकल हैं, ये विलेय के अणु हैं। विलेय के अणु हैं। जब ये जो इसकी सतह होगी इसके ऊपर यहाँ सभी जो हैं शुद्ध विलायक के हैं जबकि यहाँ विलेय और विलायक दोनों के अणु हैं। तो अब आप यहाँ देखें कि यहाँ जो वाष्प दाब होगा साम्यावस्था होगी। साम्यावस्था पर द्रव के जो अणु हैं उसके द्वारा वाष्प के जो अणु होंगे, जलवाष्प के जो अणु होंगे वो क्या करेंगे? द्रव की सतह पे जो दाब डालेंगे वो क्या होगा? वाष्प दाब होगा। तो यहां जो होगा उसके अंदर ये तीन अणु मैंने मान लिए, जैसे ये विलायक के हैं तो ये तीन अणुओं का क्या होगा? वाष्पन और संघनन दोनों ही कम होंगे। कम होंगे तो इसकी वजह से इस पे दाब भी क्या होगा? कम लगेगा। अर्थात इस बात को आप 5 स्टार लगा के नोट कर लें कि हमेशा हमेशा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन से अधिक होता है। अर्थात शुद्ध विलायक का यदि वाष्प दाब मैं लूं PS, प्योर सॉल्वेंट को मैं PS से लूं तो ये
पी जो सॉल्यूशन होगा, पी सॉल्यूशन जो होगा उससे हमेशा क्या होगा, अधिक होगा। इस प्रकार शुद्ध विलायक से विलयन में जाने पर जो वाष्प दाब का मान घटता है, इस बात को अपने कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन, या अंग्रेजी के अंदर इसको कहा जाता है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको क्या कहा जाता है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। भी इनको कहा जाता है। फिर जो बात आती है, इसके अंदर यदि अपने विलयन, इसको मैं फर्स्ट ले लूं और यहां विलयन के अंदर विलय की मात्रा को और बढ़ा दिया जाए और विलयन सेकंड यदि मैं ले लेता हूं, तो इनका क्रम क्या रहेगा, पी एस, पी सॉल्यूशन फर्स्ट, पी सॉल्यूशन सेकंड, इस तरह से इनका ये क्रम रहता है। और कल अपने जो बात करेंगे वो आगे इस टॉपिक को बढ़ाएंगे और जिसके अंदर अपने क्या करेंगे, जो अपने अणुसंख्यक गुणधर्म हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। अधिक से अधिक जो विद्यार्थी हैं वो लाइव क्लास के अंदर जुड़े, ताकि ये जो कोरोना काल के अंदर आपका समय व्यर्थ हो रहा है उसको अपने सदुपयोग करें, आप सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसी ध्येय के चलते हमने ये ऑनलाइन फ्री क्लासेस जो आपके उपलब्ध करवाई जा रही हैं, उसका आप अधिक से अधिक जो आनंद लें और अधिक से अधिक आप सीख पाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।